हाय फ्रेंड्स। मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूँ कि मुझे इंटरनेशनल लैंग्वेज कंटेंट और रीजनल लैंग्वेज कंटेंट मेन स्ट्रीम बॉलीवुड या हॉलीवुड से कहीं ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह के जो रीजनल लैंग्वेज या इंटरनेशनल लैंग्वेज के कंटेंट्स हैं, मूवीज़ या सीरीज़, उसमें स्क्रिप्ट और स्टोरी पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। मैंने भी रिसेंटली एक मूवी देखी, जय भीम, अमेजन प्राइम पे है ये। ऑल्दो इसकी प्राइमरी लैंग्वेज तमिल में है, बट इसको तेलुगु और हिंदी में भी डब किया गया है। इसके प्राइमरी रोल में है, पिवटल रोल में है सूर्या। वो अपने साउथ इंडियन लैंग्वेज के काफ़ी फिल्मों में देखा होगा। मेरे को जो मूवी याद आ रही है, मैं नहीं कह सकता कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर, बट बीइंग अ नॉर्थ इंडियन, मुझे ज़्यादा साउथ इंडियन मूवीज़ के बारे में इतना नॉलेज नहीं है। तो जितनी अवेलेबल मेरे पास साउथ इंडियन मूवी का रिसोर्स अवेलेबल है, तो उसके मद्देनजर रखते हुए सिंघम एक मूवी है, नॉट द अजय देवगन वाला, उसकी वो तो रीमेक है। उसकी ओरिजिनल जो लैंग्वेज में बनी गई थी उसका भी नाम सिंघम है, और सिंघम 1, 2, 3 काफ़ी इसकी मूवी फ्रेंचाइजी बन रखी है। उसके प्राइमरी रोल में, टाइटल रोल में सूर्या ही हैं। उन्होंने और भी काफ़ी सारी मूवीज़ करी हैं। 24 एक मूवी है, टाइम ट्रैवल के ऊपर एक मूवी बनी थी। तो ये सारी मूवीज़ आप एक तरह से मूवी रिकमेंडेशन के तौर पे देख सकते हो। वही इस मूवी में, जय भीम में, एक पिवटल रोल में है। ये मूवी थोड़ी लंबी कह सकता हूँ मैं इसको, डेफिनेटली काफ़ी लंबी है, बट इस मूवी ने मुझे बोर नहीं किया। तो आइए, जय भीम जो मूवी है, इसकी स्टोरी जानने के पहले मैं इसके अराउंड कुछ चीज़ों के बारे में बात करूँगा जो कि ये मूवी में ये टॉपिक टच करे गए हैं। ये मूवी बिल्कुल भी मसाला एक्शन मूवी नहीं है, टिपिकल मसाला पॉट बॉयलर मूवी नहीं है ये। इसमें कोई आप स्लो मोशन एक्शन सीन्स, नाच गाना, हैवी डायलॉग्स, हीरो की स्लो एंट्री, इस तरह की चीज़ें आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते इस मूवी में। इनफैक्ट सूर्या की एंट्री ही इस मूवी में काफ़ी लेट होती है। इमेजिन, एक फिल्म में हीरो की एंट्री ही काफ़ी लेट होती है। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि इस पूरी मूवी की जो फिल्म मेकिंग डायरेक्शन है, वही काफ़ी हद तक स्टोरी पे ध्यान रखते हुए किया गया है। और गलत नहीं होगा ये कहना कि इस मूवी का हीरो कोई एक इंसान नहीं, बल्कि स्टोरी खुद है। जैसा मैं कह रहा था कि मूवी के बारे में बात करते हैं। जय भीम जो आपने पोस्टर में देखा होगा, तो जय का जो आई है, इसको आपने पहले कहीं देखा है? अपने काफ़ी पॉलिटिकल रैलीज या इस तरह के दल में, आंदोलन में, ये सारी चीज, ये साइन देखा होगा। दिस रेजोनेट्स टू द फीलिंग ऑफ आम पब्लिक है, उसकी यूनिटी, उसकी पावर, एक तरह से आप कह सकते हो। यही ट्रांसलेट ऐसी कौन सी पार्टी करती है? मैं किसी पार्टी के नाम से नहीं कह रहा मैं, बट जनरली ओवरऑल, जैसे राइट विंग, लेफ्ट विंग होती है, जो कम्युनिस्ट पार्टी होती है या जो सोशलिस्ट पार्टी होती है, वो यूजुअली उनका जो मुद्दा होता है वो ज़्यादा इसी तरह से होता है कि कॉमन लोग हैं, जो ऑप्रेस्ड सोसाइटी के ऑप्रेस्ड लोग हैं सोसाइटी में, उनकी बेनिफिट के लिए वो बात करते हैं। मैं नहीं कह रहा कि मैं ये पूरी रिव्यू वीडियो में एक पॉलिटिकल एंगल से नहीं दर्शा रहा, बस मैं आपको ये तरह से ईस्टर एग की तरह से दिखाना चाहता हूँ कि कैसे इस पूरी मूवी का जो एंगल है, हल्का सा एक पॉलिटिकल एंगल भी देने की कोशिश करी गई है इन सब चीज़ों से। जैसे जय भीम का जो आई है, फिर बीच बीच में ऐसे काफ़ी सीन्स हैं जहाँ पे कार्ल मार्क्स की फोटो दिखाई गई है। और जय भीम, इनफैक्ट जो नाम है भीम, ये ऑब्वियसली महाभारत के भीम नहीं, ये भीमराव अंबेडकर जी के ऊपर एक होमाज कह सकते हो, या उनको एक ओड कह सकते हो, ट्रिब्यूट के तौर पे। तो भीमराव अंबेडकर, जिनको पता होगा थोड़ी बहुत हिस्ट्री या इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री के बारे में, कि भीमराव अंबेडकर जी ने जो, अगेन सेम वे जैसे मैंने पहले कहा था, जो सोसाइटी में ऑप्रेस्ड लोग हैं, दलित लोग हैं, और एक तरह से कहा जाता था उस टाइम पे निचले जाति, उनके लिए इन्होंने काम किया था। तो आप समझ सकते हो कि ये मूवी किस डायरेक्शन में जा रही है। ये मूवी में जातिवाद को बढ़ावा ना देने की कोशिश करी गई है, मिटाने की कोशिश करी गई है। इस तरह के जो थॉट प्रोवोकिंग मूवीज होती हैं, कॉन्टेक्स्ट होती हैं, वो किन लोगों को विलेन मानती हैं? जो सोसाइटी के इंपीरियलिस्टिक लोग हैं, जिन पे ज़्यादा पैसा है, पावर है, इन्फ्लुएंस है, इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, उनको वो विलेन मानती है, राइट? क्योंकि अगर कॉमन मैन अगर हीरो है, तो जो इंपीरियलिस्टिक लोग हैं वही विलेन होंगे, राइट? जो पावरफुल लोग, इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, वही विलेन होंगे। नाउ पावरफुल या इन्फ्लुएंशियल लोग
अगर मैं बात करूं तो सरकार से ज़्यादा पावरफुल और कोई नहीं है, करेक्ट। यहाँ पे थोड़ी सी आयरनी है कि जो सरकार के खिलाफ आप जो जंग लड़ रहे हो, यहाँ पे सरकार को दिखाया गया है, नॉट जस्ट सरकार बट एक पुलिस के अगेंस्ट भी काफ़ी एक मोर्चा है इस मूवी में। पुलिस के अगेंस्ट जो लोग लड़ रहे हैं, वो जुडिशरी एंगल दिया गया है, वकील हैं वो, सूर्या प्लेज अ वकील, एडवोकेट। पुलिस वर्सेस एडवोकेट का भी एक सीन है, एक एंगल है कह सकते हो आप इस मूवी में। तो होता क्या है, ऐसी बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो एक किस तरह से जो पावरफुल इन्फ्लुएंशियल लोग हैं उनके अगेंस्ट जो एक तरह से निचली जाती या ऑप्रेस्ड सोसाइटी के ऑप्रेस्ड लोग हैं उन पे जुल्म करते हैं, ऐसा माना जाता है। उनके एंगल से मूवी में जो कहा गया है कि जो इस जाति के लोग हैं वही चोर निकलते हैं, जो सबसे ज़्यादा क्रिमिनल्स इसी जाति से आते हैं एंड ऑल दैट स्टफ। तो वो काफ़ी चीज़ें कही गई हैं। तो किस तरह से इन सब चीज़ों को एबॉलिश करने की कोशिश करी गई है इस मूवी में, वो एक एंगल है इस मूवी का। अभी मैं मूवी के स्क्रिप्ट पे नहीं आया। मूवी की जो स्टोरी है, मूवी की स्टोरी ये कहती है कि ओके, पहले स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि दिस फैमिली, दिस अ वेरी पुअर फैमिली। एकदम स्टार्टिंग का ही जो सीन है उसमें दिखाया जाता है कि वो किस तरह से गाँव में जो खेत है उसमें काम कर रहे हैं, और वो खेत भी उनका नहीं है, जिनका है वो हायर कर रहे हैं ऐसे लोगों को कि आप खेत का ध्यान रखो एंड ऑल दैट। सो ये बेसिकली यहाँ स्नेक चार्मर्स हैं ये लोग तीरंदाजी में ठीक हैं, ये छोटे मोटे काम करते हैं, ब्रिक लेइंग का काम करते हैं, ईंटें बनाने का, भट्टी का काम करते हैं। तो ये जो लोग हैं, इन्हीं को कई बार जब घर में सांप आ जाता है तो इन लोगों को बुलाया जाता है गांव से और इनसे हेल्प ली जाती है, लेकिन फिर भी इनको ऑप्रेस किया जाता है एक तरह से, काफ़ी हद तक इंसल्ट भी करते हैं, वर्बल इंसल्ट तो है ही हैं, फिजिकल इंसल्ट भी करते हैं। तो ये सब चीज़ें दिखाई गई हैं। इस दौरान क्या होता है कि किस तरह से एक जो फैमिली है, एक तरह से जो लीड या पिवटल फैमिली कह सकते हैं उन गाँव से, उस फैमिली की अगर बात करो तो उसमें जो हस्बैंड वाइफ है, एक बेटी है उनकी, और जो वाइफ है वो प्रेग्नेंट हो जाती है। और इस दौरान जब वो जो हस्बैंड है वो जब ब्रिक लेइंग का काम करने जाता है, वो लौटता नहीं है, उसको पुलिस वाले उठा ले जाते हैं, और पुलिस वाले उठा ले जाते हैं, उसके बाद वो बंदा गायब हो जाता है। सिर्फ वही नहीं, उसके साथ जो 2-3 और साथी होते हैं वो भी गायब हो जाते हैं। तो ये जो लेडी है, प्रेग्नेंट लेडी, उनकी वाइफ, और वो एक तरह से अपील करती है, दैट्स वेयर सूर्या जो एडवोकेट हैं, ही कम्स इन द पिक्चर, की वो बेसिकली फाइट करती है कि मुझे मेरे हस्बैंड से मिलना है, और पुलिस वालों ने ही मेरे हस्बैंड को उठा के लेकर गए हैं, वही लौटाएंगे एंड ऑल दैट स्टफ। सो किस तरह से यहाँ पे वो चीज़ को दिखाया गया है इस मूवी में, वही मूवी का कॉन्टेक्स्ट है, वही की स्टोरी है। इस मूवी में अगर लॉ के एंगल से, लॉ के लैंग्वेज में बात करो तो हेबियस कॉर्पस करके एक चीज़ होती है लॉ में, उसके बारे में बात करी गई है, जहाँ पे ये दिखाया जाता है कि जब अगर कोई क्रिमिनल घोषित नहीं है, उसको आप अनलॉफुली अपने जुरिस्डिक्शन में नहीं रख सकते, अपने कंट्रोल में नहीं रख सकते, उनको आपको प्रेजेंट करना ही होगा कोर्ट के सामने। सो इस हेबियस कॉर्पस को भी काफ़ी बार इस मूवी में उसका उल्लेख किया गया है, ऐसा आप कह सकते हो। बाद में क्या होता है इस मूवी में, वो मैं डिटेल में नहीं जा रहा, बिकॉज ऑब्वियसली ये मैं एक नो स्पॉइलर तरीके से रिव्यू वीडियो बना रहा हूँ। बाकी ये मूवी थोड़ी लंबी है तो मैं हर एक एस्पेक्ट को मैं टच नहीं कर सकता, बट डेफिनेटली मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि इस मूवी में एक तरह से ये एक कोर्ट रूम ड्रामा, क्राइम ड्रामा, सोशल मैसेज, क्राइम इन्वेस्टिगेशन है, इन सब चीज़ों को टचअप करा गया है इस मूवी के स्टोरी के पर्सपेक्टिव से। कॉन्स्टेंटली आपको ये मूवी, इनफैक्ट लार्जर पोर्शन ऑफ दिस मूवी एक तरह से कोर्ट रूम ड्रामा या क्राइम ड्रामा लगेगा। ड्यूरिंग दैट कोर्ट रूम ड्रामा ऑल्सो किस तरह से जो वो इन्वेस्टिगेशन है, जो मैंने सेड दैट कि वो इंसान जो है उसको पुलिस वाले उठा के ले जाते हैं, फिर वो गायब हो जाता है। तो गायब कैसे होता है, वो है कहाँ, पुलिस ऐसा क्या करती है उसके साथ, फलाना क्या क्या होता है, उसके ऊपर जो एलिगेशंस लगाई गई हैं वो क्या है, कौन रिस्पॉन्सिबल है उन एलिगेशंस पे। तो ये धीरे धीरे जैसे अनकवर होती रहती है, वो इन्वेस्टिगेशन का रूप भी दिखाया गया है, कैसे वो क्लूज इकट्ठे करके वो इस पॉइंट पे पहुंचे हैं। यहाँ पे मुझे एक चीज़ और अच्छी लगी है कि ऑल्दो हमने ऑफ लेट काफ़ी पिछले कुछ सालों से देखा है कि पुलिस को ग्लोरीफाई किया गया है, तो आई एम नॉट अगेंस्ट एनी कॉप्स, एनी पुलिस, बट जिस तरह से पुलिस को ग्लोरीफाई किया गया है, जैसे जब वो आते हैं, उनकी एंट्री होती है तो स्कॉर्पियो घूमती रहती है, स्टफ लाइक दैट, है ना। सो वो मुझे स्लो मोशन में एविएटर का चश्मा खोलते हो आप और एक पंच मारते हो, 10 के 10 क्रिमिनल्स गिर जाते हैं, वैसा वाला एंगल बिल्कुल नहीं दिखाया गया है यहाँ पे। बल्कि कभी जब पुलिस वालों पे प्रेशर पड़ता है कि आप
क्रिमिनल को ढूंढो निकालो, तो जो भी मिलता है सामने गरीब उसको उठा के ले आते हैं, उसको टॉर्चर करते हैं, उससे कन्फेशन निकाले और बेसिकली अपना टारगेट पूरा करे। सो कई बार एक पुलिस वाला या पुलिस वाले जो इस तरह के लॉ को अपने हाथ में ही ले लेते हैं, वो कैसे सिर्फ टारगेट पूरा करने के लिए अपना काम करते हैं, और जो पुलिस वाले का धर्म है एक तरह से, जो उनकी ड्यूटी है, उससे वो अलग हो जाते हैं। ऑल्दो ऐसा यहाँ पे पुलिस वालों को दिखाया गया है, बट ऐसा आई गेस डिसऑनेस्ट लोग हर एक फील्ड में होते हैं। मैं पर्टिकुलरली पुलिस का एंगल मैं नहीं बात कर रहा हूँ, बट इस मूवी में जो दिखाया गया है उसकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि पुलिस वालों को ही बुरा दिखाया गया है। कुछ पुलिस वाले ऐसे भी हैं, जैसे जो आईजी हैं, जो प्रकाश राज प्ले कर रहे हैं, उनको अच्छा दिखाया गया है। उनको दिखाया गया है कि वो जो गवाही देते हैं लास्ट में क्लाइमैक्स सीन में, वो जेन्युइन ऑनेस्ट गवाही होती है। अगेन नो स्पॉयलर्स, तो मैं नहीं कह सकता किस कॉन्टेक्स्ट में है वो, बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन्हीं को बुरा दिखाया गया है, पुलिस वालों को अच्छे पुलिस वाले भी दिखाए गए हैं। सेम वे सिर्फ वकील को अच्छा नहीं दिखाया गया है। जाहिर सी बात है, जब कोर्ट रूम ड्रामा हो रहा है तो वकील वर्सेस वकील भी हो रही है, राइट। तो एक खराब वकील भी है, एक ईविल वकील भी है जो ब्राइब लेता है, जो लॉ को, कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ मरोड़ के अपने बेनिफिट के हिसाब से, अपने क्लाइंट्स के बेनिफिट के हिसाब से चीज़ों को अपने हिसाब से मॉड्यूलेट करता है, वो भी है। तो यहाँ पे कोई एक जनरली नहीं बोला गया कि ओके पुलिस खराब है, वकील अच्छे हैं, ऐसा नहीं है। कुछ लोग हैं जो उस पुलिस के ग्रुप में हैं, वो बुरे हैं, उसमें से कुछ अच्छे भी हैं। सिमिलरली वकील में भी कुछ, जो हीरो है वो तो वकील है, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बुरे हैं, वकील एडवोकेट के ग्रुप में वो भी हैं। तो ये सारी चीज़ें एक तरह से दिखाई गई हैं, और जो पूरा पैकेज बन के तैयार होता है वो एक ऑसम अमेजिंग थ्रिलर है। मैं ये मूवी डेफिनेटली आप सबको रिकमेंड करूँगा, और क्योंकि मैं ये रिव्यू वीडियो थोड़ा सा लंबा खींच रहा है, तो आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं ज़रूर बोलूँगा कि दिस मूवी इज़ वन ऑफ दोज मूवीज़ जो मैंने अभी हाल फिलहाल में देखी, जैसे सरदार उधम देखी थी, जिसमें डायरेक्शन, फिल्म मेकिंग बहुत ही अच्छी तरह से किया गया है। उसी तरह से ये जय भीम भी सिनेमाटोग्राफी, फिल्म मेकिंग परस्पेक्टिव से बहुत ही बेहतरीन है। स्टोरी तो अच्छी है ही है। मैं उस पर बाद में आता हूँ आफ्टर गिविंग द रेटिंग। मैं इसको 5/5 रेटिंग दूंगा। यहाँ पे मैं जनरली मूवी की स्टोरी और उसकी रेटिंग के बारे में बात ख़त्म कर रहा हूँ फॉर दोस्त जिनको थोड़ी जल्दी है और वो इस पूरी वीडियो को शायद लंबे वीडियो को ना देखना चाहे, तो उनके लिए मैं बोलूँगा गो फॉर इट, एंजॉय दिस मूवी ऑन अमेजॉन प्राइम। तमिल, तेलुगु और हिंदी लैंग्वेज में एज ऑफ नाउ अवेलेबल है बाय नवंबर 2021। बट अगर आप मेरा वीडियो बाद में देख रहे हो तो आई डोंट नो कि आप कौन से लैंग्वेज में अवेलेबल होगी, बट दैट्स बीइंग सेड, अगर आपको तमिल तेलुगु नहीं भी आती तो हिंदी में अवेलेबल है ये मूवी, आप एंजॉय कर सकते हो ये मूवी। अब बात करते हैं, अगर आप मेरे साथ जुड़े रहना चाहते हो इस वीडियो में, मैं बात करूंगा फिल्म मेकिंग, डायरेक्शन और इसके थोड़ी बहुत टेक्निकल डिटेल्स के पर्सपेक्टिव से। जैसा मैं सरदार उधम का एग्जांपल दे रहा था, वहाँ पे जिस तरह से श्री सरकार इज एक्चुअली गिविंग really good points of डायरेक्शन एंड फिल्म मेकिंग, एक समा बांधा है, एक पूरा वर्ल्ड बांधा है। आप जब एक ऑडियंस पर्सपेक्टिव से वो मूवी देख रहे हो तो यू आर एक्चुअली गोइंग टू दैट एरा, टू दैट टाइम जोन जब वो चीज़ें हुई थी। इनफैक्ट जब लास्ट के टाइम पे जो जलियांवाला बाग का सीन शूट किया गया था, मैंने इसके बारे में एक और रिव्यू वीडियो में बात करी हुई है, आप रिकमेंडेशंस में देख सकते हो टॉप राइट कॉर्नर पे। वहाँ पे जिस तरह से बेहतरीन तरीके से वो शूट किया गया था, इट एक्चुअली एज एन ऑडियंस यू रिलेट टू दैट मूवी। सेम वे इस मूवी में भी कुछ ऐसे छोटे छोटे सीन्स हैं, जैसे जो जेल का सीन है, जेल के सीन में जैसे फ्लोर पे उंगलियों के स्क्रैचिंग निशान हैं, फिर जैसे छोटी छोटी चीज़ें, द फर्स्ट सीन इनफैक्ट उसमें डायरेक्शन और कैमरा वर्क का ब्रिलियंस बताऊंगा। एक छोटा सा सीन है जहाँ पे वो चूहे पकड़ रहे हैं, खेत में बहुत सारे चूहे हो गए हैं, चूहे के बिल में वो धुआं डालते हैं जिससे कि चूहे अपने अपने बिल से बाहर निकले और चूहे को पकड़ ले। वो जो सीन है, इतना सिंपल सा सीन, इन्होंने कितने ब्रिलियंटली शूट किया है। मतलब जैसे धुआं अंदर जा रहा है तो बिल के अंदर से चूहा जब निकल रहा है तो वो जो कैमरा चूहे को फॉलो करते हुए बिल से निकल रहा है, दैट शॉट इज अमेजिंग। आई डोंट नो, अगर आपको फिल्म मेकिंग के डायरेक्शन, कैमरा वर्क में इंटरेस्ट है तो ये सीन आपको बहुत अच्छा लगेगा देखते हुए। इट विल बी अ विजुअल फीस्ट फॉर यू। सो अगर आप फिल्म मेकिंग के स्टूडेंट है या आपको जनरली फिल्म मेकिंग में इंटरेस्ट है तो इस तरह की छोटी छोटी चीजें आपको जरूर लुभाएगी। इट एक्चुअली एड्स अप टू द वर्ल्ड। इस तरह से बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जैसे जो टॉर्चर सीन्स हैं। हाँ, टॉर्चर सीन्स यहाँ पे बहुत ही ग्रूसम तरीके से दिखाया गया है। ऑल्दो टॉर्चर सीन सरदार उधम में भी था, पर जैसे मैंने कहा सरदार उधम में कि सरदार उधम के वीडियो में बोला था मैंने, वहाँ पे टॉर्चर करते हुए नहीं दिखाया,
बट इसने बेहतरीन तरीके से उसके डायरेक्शन या उसकी फिल्म मेकिंग करी गई है कि यू रिलेट टू इट विदाउट इवन सीइंग इट। बट यहाँ पे एक्चुअली इट्स ऑन द फेस, टॉर्चर करते हुए दिखाया है। तो जो इंसान टॉर्चर कर रहा है उसके फेस में, उसके बॉडी लैंग्वेज में जो एक्सप्रेशन है, जो एक घिन है, जो एंगर है, जो जो एक इरिटेशन है कि यार ये कन्फेस क्यों नहीं कर रहा है, इसको इतना मार रहा हूँ मैं, वो उसके बॉडी लैंग्वेज पे दिख रही है, उसके फेस पे दिख रही है। सेम वे जो विक्टिम है, जो जिसको मारा जा रहा है, जो सो कॉल्ड एक्यूज्ड है, उसको वो जब मार खा रहा है तो उसके फेस पे जो दर्द है, एगनी है, उसके पूरे बॉडी जैसे कांपती है मार खाने पे, वो कितने ब्रिलियंटली शॉट किया गया है। मैं बोलूँगा दीज गाइज आर गुड एक्टर्स जो अपने इस पूरे एक्ट को फील करवा रहे हैं ऑडियंस को। अमेजिंग। इसी तरह से जब मैं टॉर्चर्स के सीन्स में ही जब खून गिर रहा है, तो खून जब ड्रॉप्स गिर रहे हैं, इट लुक्स रियलिस्टिक। इसी तरह से जब मैं कास्टिंग की बात कर रहा हूँ, तो पूरे जो विलेज सीन्स है, विलेजर्स ने जो सीन बनाया है, जो शूट किया गया है विलेजर्स के, तो जो एक्टर्स हैं, सब एक्टर्स हैं, सेकेंडरी एक्टर्स हैं, प्राइमरी एक्टर्स हैं, उन सबका जो टीम है, जो विलेज का एक सीन दिखाया गया है, जो विलेजर्स की पर्सपेक्टिव से दिखाया गया है, वो गांव वाले एक्चुअली में गांव वाले लग रहे हैं। वाह, आपको ऐसा लगेगा कई बार कि यार ये सच्ची में एक्टर्स हैं या गांव वाले हैं। ऐसा लगेगा कि यार ये दिस इज लाइक अ डॉक्यू सीरीज और दिस इज लाइक अ डॉक्यूमेंट्री, या मैं किसी गांव में कोई सीसीटीवी कैमरा देख रहा हूँ, इतना रियल लगेगा आपको। सो रियलिज्म भर भर के है, भर भर के। कोई ऐसा आपको नहीं दिखेगा कि मेकअप पोत के आ गए हैं एंड ऑल दैट, कुछ ऐसा नहीं है। सो जैसे मैंने पहले ही कहा था रिव्यू वीडियो के स्टार्टिंग में कि अगर आप मसाला एक्शन मूवीज प्रेफर कर रहे हो, नाच खाना प्रेफर कर रहे हो, तो ये मूवी आपके लिए नहीं है। अगर आपका एपेटाइट कम है टू ग्रास्प दोज टॉर्चर सीन्स, तो भी ये मूवी आपके लिए नहीं है। बच्चों के लिए डेफिनेटली मूवी नहीं है। बच्चों को टॉर्चर सीन्स से दूर ही रखिए, दे विल ओनली गेट आइडियाज आई गेस। ये मूवी बड़ों के लिए है, मैच्योर ऑडियंस के लिए है, एंड ये मूवी मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा आप सबको। जैसे मैंने सरदार उधम रिकमेंड किया था, सरदार उधम को भी मैंने 5/5 दिया था, इस मूवी को भी मैं 5/5 दिया था। सो गो हेड एंड वॉच इट। मैं इस मूवी को और ज्यादा नहीं खींचूंगा जबकि ये मूवी में बहुत कुछ कहने के लिए। सो गो हेड एंड ड्रॉप इन द कमेंट्स बिलो कि आप इस मूवी के बारे में क्या कहना चाहते हो। आपको कौन सी सीन अच्छी लगी, किसकी एक्टिंग अच्छी लगी, कोई और ट्रिवियाज हैं आपके माइंड में इस मूवी के रिगार्डिंग, सो डू शेयर इट। And of course, if you like my movie recommendations, which I make through the review video, if you like that, so press some likes and of course subscribe to इस channel को अगर आप मेरा फेस पहली बार देख रहे हो, and बेल आइकन से दबाना so that मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ आपकी स्क्रीन पे आ जाऊँ। That's all me for now. I'll see you on my next video. Go and watch Jai Bhim on Amazon Prime. Take care.